ये एक एग्जांपल से बेटा अभी हम इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी चेंज हो जाए, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव, डिस्टर्ब प्लीज कर रहे हैं, ऐसे नहीं करनी करें। एग्जांपल स्टार्ट होगी है, पेज नंबर बता दें 82। फुल कंसंट्रेट करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इटसेल्फ तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इससे बाकी जो पिछली भी चीजें हैं वो दोबारा सही तरह से रिवाइज भी हो सकती हैं, और आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइंड है इंशाल्लाह वो और इंप्रूव हो जाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक सिनेरियो बना हुआ है ड्यूरिंग 2003, इसकी शायद मैंने कल बात भी की थी आपसे। रिवाइज्ड IFRS on borrowing cost was published. Company had previously been expensing borrowing costs as the period cost, but the revised IFRS required that all borrowing cost be capitalized to the related asset. क्वेश्चन में चीजों को ट्रांसलेट भी करना पड़ता है, तो काइंडली इंडिविजुअली भी कोशिश किया करें। ये जो सेकंड सेंटेंस है इसे पढ़ें और मुझे एक अकाउंटेंट की तरह ट्रांसलेशन करके बताएं। कंपनी बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस रिकॉर्ड करती जा रही थी, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड ने कहा कि जो एसेट से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट है उसे कैपिटलाइज किया जाए। क्या कर रहे थे, क्या रिक्वायर किया स्टैंडर्ड ने? तो एक्सपेंसिंग बोरिंग कॉस्ट से अब हमने कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट की तरफ शायद जाना है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड। बोरिंग कॉस्ट फॉर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट शायद बन रहा था जिससे रिलेटेड कुछ बोरिंग कॉस्ट थी। द रिवाइज्ड IFRS provided transitional provisions that allowed the company to capitalize the cost from the years on or after 2004 or before that date if preferred. Feel like in exam hall। ये अंग्रेजी आपके सामने आ गई है, इस सेंटेंस की जरा ट्रांसलेशन कर दें। एंड के वर्ड्स में, इस सेंटेंस के जो एंड में लिखा हुआ है इफ प्रेफर्ड, शायद कहना वो ये चाह रहा है कि ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड IAS 23 का, उसके अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं, और वह ट्रांजिशनल प्रोविजन एक चॉइस दे रही हैं कि चाहे तो 2004 से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज कर लें, और चाहे तो इससे पिछली डेट्स पे अर्लीस्ट डेट से कैपिटलाइज कर लें, जैसे कंपनी की मर्जी है। चाहे ऑनवर्ड्स कर लें, कंसिडरेट कहां से ऑनवर्ड्स, और चाहे तो पिछले सालों में भी कर लें। इन अदर वर्ड्स क्या मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ चॉइस कि चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली कर लें और चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली कर लें। ये मेरे वर्ड जरा प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव ध्यान में रख के दोबारा पढ़ना, और अपने सेंटेंस में काइंडली इन्हीं वर्ड्स को रख के जरा थोड़ी सी ट्रांसलेट कर लें। क्या स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं? वो क्या होती हैं यार? शॉर्ट वर्ड चेंज का ट्रीटमेंट, चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चेंज का ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड के अंदर होता है सर। क्या बताया हुआ चेंज का ट्रीटमेंट? या क्या कर लें, या क्या कर लें, किसकी मर्जी पे, किसकी प्रेफरेंस पे छोड़ दिया है? अकाउंटेंट्स की प्रेफरेंस पे छोड़ दिया है। अगली लाइन पढ़ें, हमारी कंपनी ने क्या किया है? द एंटिटी चोज टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव, चूज किया गया है
या रेट्रोस्पेक्टिव चूज किया गया है? चॉइस दी हुई थी, हमारी कंपनी ने रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करने का डिसीजन लिया। है सर, कहां से चेंज करें? जहां से अर्लीस्ट पॉसिबल है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन सर, द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज की सिग्निफिकेंस क्या है? डेप्रिसिएशन अभी स्टार्ट। अच्छा, ये भी हो सकता था, कंसिडरेटफुल कीजिएगा, कि हमने कोई एसेट बनाया हो, उस पर बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए थे, फिर वो अवेलेबल फॉर यूज भी हो गया हो, डेप्रिसिएशन शुरू कर दी हो, और बाद में स्टैंडर्ड बदला हो, और स्टैंडर्ड कह रहा हो कि कैपिटलाइज करें रेट्रोस्पेक्टिवली, फिर पिछले सालों में जाके ना सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, बल्कि पिछले सालों की डेप्रिसिएशन भी ठीक करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या अभी फिलहाल नहीं हुआ था। देयरफॉर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन तो पिछले सालों में जाके करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी या पड़ सकती है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। व्हाट इज द चेंज? ये पता चल गया आपको, व्हाट इज द चेंज, क्या की बजाय क्या होना है। एक छोटी सी को डबल एंट्री बता सकते हैं, कहां से कहां जाना है? डबल एंट्री छोड़े, पहले यही बताने करना क्या है। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को रिवर्स करके कैपिटलाइज करना है। डबल एंट्री बन गई है, एक्सपेंस क्रेडिट होना है और एसेट डेबिट होना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट डेबिट होना है। कहां से उठा के कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस से उठाना है और एसेट की कॉस्ट में एडअप करना है। डबल एंट्री छोटी सी कहीं इधर ही लिख लें। रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्शन एंट्री हम क्या करेंगे? बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। एसेट डेबिट, एसेट का नाम लिख लें, प्लांट डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या हमारी इस एंट्री से एसेट बढ़ेगा? बेटा प्लीज बढ़ेगा यार, और खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्या कम होके क्या बढ़ जाएगा? कहां से किसे निकाल के कहां लेके आ रहे हैं? नीचे एक टेबल पढ़े जरा, इफेक्ट ऑफ द चेंज इज एज फॉलोज गिवन है। 2001, 2 और 3 का डाटा पिछले सालों का दिया हुआ है, बिकॉज हम प्रोस्पेक्टिवली में नहीं रेट्रोस्पेक्टिव में इंटरेस्टेड हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस हेडिंग लिखी हुई लेफ्ट साइड पे, ओल्ड पॉलिसी के सामने 15,000, 17,000 और 9,000 क्या बता रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। न्यू पॉलिसी में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो क्यों हो गया है? इंटरेस्ट एक्सपेंस को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में अभी एक्सपेंस खत्म हो जाएगा और बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन, फॉलोइंग ड्राफ्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ड्राफ्ट वर्ड पहले भी आया है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मीनिंग होता है? ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल ना हो। ये क्यों फाइनल नहीं है? दोबारा यही सेंटेंस पढ़ें। द फॉलोइंग ड्राफ्ट्स आर प्रोड्यूस, कौन सी एडजस्टमेंट से पहले ये ड्राफ्ट्स बने हुए हैं? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की एडजस्टमेंट से पहले ये ड्राफ्ट बने हुए हैं। किस किस का ड्राफ्ट है? आराम से पढ़ते हैं आके। ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003, एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं। नीचे अगर आप गौर से देखें तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम तो सेल से शुरू होती है, लेकिन सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह गिवन नहीं है। स्ट्रेट अवे क्या दिया हुआ है? किस किस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट 4,55,000 2003 में है, और कंपैरेटिव 2002 का भी बताया हुआ है। अगली बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं, प्लीज लॉजिकली क्लियर रखना है। नेक्स्ट लाइन लिखता है, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 5 लाख देख के इर्द गिर्द सब कुछ ढूंढ के इस 5 लाख की कोई डेट बताएं। 1 जनवरी 2003। इसके साथ कंपैरेटिव फिगर ढूंढे 120,000। 120,000 किस साल का क्या है? 2000
दो का रिटेन्ड अर्निंग्स का डेट बताएं, किस दिन की फिगर है? 1 जनवरी 2000। डेट लिखें इसके साथ, ये 120 जरा सर्कल लगाएं और खास तौर पे जरा इसे स्पेसिफाई करें। 1 जनवरी 2002। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। हमें क्यों नहीं लग रही है? हर मुश्किल चीज बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की इजी है यार। 1,20,000 किस साल का ओपनिंग है? फुल कंसंट्रेट करें, दोबारा ये डेट गौर से सुने। क्या मैं कह सकता हूं कि यही 1,20,000 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग भी है? इस साल का क्लोजिंग किस साल ओपनिंग हो गया है? देन कैलकुलेटर हाथ में उठाएं। 1,20,000 2002 का ओपनिंग है। 2002 का प्रॉफिट बताएं। 2002 का प्रॉफिट बताएं। ओपनिंग में 3,80,000 जमा करें और 5 लाख। कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, किस साल का क्लोजिंग आ गया है? 2002 का क्लोजिंग आ गया है। लगता है डिविडेंड्स इन्वॉल्व नहीं है। किस साल का क्लोजिंग, किस साल ओपनिंग उठा? 2002 का क्लोजिंग 2003 में ओपनिंग उठा। 2003 का प्रॉफिट ऐड करें 5 लाख में। 9,55,000 फाइनली किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई? 31 दिसंबर 2003 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। क्या डिविडेंड्स हो नहीं सकते? लग रहा है कि डिविडेंड इस वक्त क्वेश्चन की बहस में नहीं है। ये डेट सबने नोट कर ली है? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? नेक्स्ट आगे चलें। ये स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये एनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी? देन बेटा आगे कहते हैं ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2003 एक्सट्रैक्ट्स। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कंपैरेटिव अब 2 सालों का दिया हुआ है। करंट ईयर कौन सा लग रहा है? 2003। और कंपैरेटिव हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको 2002 भी और एक की भी कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई हैं। हमने कितने साल कंपैरेटिव बनाने हैं? नॉर्मली तो बेटा 1 ही साल होता है, लेकिन एग्जामिनर का डाटा इस वक्त 2 सालों का है। हमने क्या करना है, रिलैक्स रहें, हम इंशाल्लाह अभी सोचते हैं डाटा। लेकिन करंट ईयर के साथ साथ 2 कंपैरेटिव ईयर्स का है। डाटा है किस किस चीज का? आए पढ़े जरा। एसेट्स में एक प्लांट का डाटा है और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। ये एक्सट्रैक्ट्स गिवन है। एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो पोर्शन हमारे लिए एग्जामिनर ने रेलिवेंट महसूस किया है, बस वो डाटा दे दिया है। प्लांट की फिगर्स पे आए जरा। इस वक्त ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, ये ड्राफ्ट हैं, पॉलिसी चेंज करने से पहले की फिगर्स हैं। प्लांट के सामने जो 5 लाख, 4,50,000 और 3 लाख लिखा नजर आ रहा है, क्या इन फिगर्स के अंदर बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई हुई है? सजी हुई हुई है यार। फिलहाल क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई हुई है। हमने खुद कैपिटलाइज करने की वर्किंग करनी है। फिलहाल बोरिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंस आउट है, हमने कैपिटलाइज करनी है। ये बिल्कुल सही है जी, यही मसला। चलें ये भी खत्म कर लें। सर इसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कहना चाहिए था क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं, लेकिन अगर एग्जामिनर यहाँ प्लांट लिख दे और ऊपर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज कह दे, तो शायद हमें पता है कि ये वर्क इन प्रोसेस है। अगर एग्जामिनर ने WIP वर्ड नहीं लिखा तो हम खुद से काट के हरगिज नहीं लिखेंगे। हाँ, जब हम वर्किंग करेंगे तो आप अगर मुझे अलाउ करेंगे कि एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्लांट क्यों कह देंगे? क्योंकि अभी बन रहा। आप सबको पता है ये बन रहा है। कहाँ लिखा हुआ है? नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है। असूलन प्लांट के साथ कौन सा वर्ड होना चाहिए था? लेकिन बेटा अगर यहाँ नहीं भी है तो आई होप कि हमें अदरवाइज भी पता है। एनी कंफ्यूजन जी? देन रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने जरा फिगर्स पे आए जरा। रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने 2003 के एंड पे 955,000 अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा हो तो कोई एतराज तो नहीं हमें?
अगर ऊपर देखा जाए नीचे देखा जाए सही जगह लिखा हुआ है। 5 लाख क्या था, किस साल का क्लोजिंग? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, तो 2002 का क्लोजिंग है। 1,20,000 जरा ढूंढे, ये किस साल का ओपनिंग है? 2002 का ओपनिंग है, तो ये तो मेरा ख्याल है फिर नीचे गलत लिखा हुआ है यार, नीचे उसने 2001 में लिख दिए। प्लीज नीचे उसने 2001 में लिख दिया है, क्या सही लिखा हुआ है? किस साल का क्लोजिंग है जो किस साल ब्रॉट डाउन बना हुआ है? 2001 का क्लोजिंग है जो 2002 के एंगल से ब्रॉट डाउन बना हुआ है। तो आई होप कि ये फिगर्स सही प्रेजेंट हो गई हैं। हमने क्या क्या करना है, रिक्वायरमेंट में आ जाए। सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, बाकी क्या कहता है वो साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रजिस्टर खोलना है जी, ठीक है खबैब साहब। जी बात आपकी बेटा बिल्कुल ठीक है अहमद अली साहब, एग्जामिनर अगर डाटा कभी अदरवाइज दे दे तो हमें परेशान नहीं होना, हम अकॉर्डिंगली उसे ठीक करके ही लिखेंगे। उसने वहां क्यों लिखा, यकीनन उसे वहां नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, हम यकीनन वहीं ही लिखेंगे जहां इसे होना चाहिए। ठीक है मिस्टर अहमद, तो एग्जामिनर की मर्जी है, हमें एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है डिफरेंट तरीकों से। ये सारी बिजनेस नेम शायद अवेलेबल नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट की हेडिंग बनाएं। आप फुल कंसंट्रेट प्लीज कर रहे हैं, इसको बहुत सीरियस लीजिएगा बहस को। सबसे पहली रिक्वायरमेंट की हेडिंग बताएं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। जी व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, मुझसे सुना था। पॉलिसी चेंज का बड़ा इफेक्ट ये है कि हम बोरिंग कॉस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में ऐड करना चाहते हैं। वर्ड ठीक है मेरे, मुझे जरा वर्किंग बनाने देना, बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है, बात मेरी जरा थोड़ी सी सुनने जरा। कौन कौन से इफेक्टेड ईयर्स हैं, ऊपर ढूंढे ऊपर ढूंढे, इफेक्टेड ईयर्स कौन कौन से हैं, किन किन ईयर्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है? 2001, 2002, 2003। इन ईयर्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना है, तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। रिस्पेक्टिव ईयर्स में फिगर्स बताएं कितनी कितनी है? 15,000, 17,000 और 9,000। देन क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज होने से आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आएगा? क्या कम होके क्या बढ़ जाएगा? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिक्रीज होने से इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा। 2001 में कितना? 15,000। 2002 में कितना? क्या कम होने से क्या बढ़ जाएगा? जितने से एक्सपेंस कम होगा उतने से ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये 2 दफा लिखना आई होप कि कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। पहले मैंने किसके एंगल से लिखा है और देन मैंने किसके एंगल से लिखा है? क्या ये हमेशा एक्सपेंस डिक्रीज ही हुआ करेगा, क्या हमेशा प्रॉफिट बढ़ा ही करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इंशाल्लाह वर्किंग किया करेंगे। फिलहाल क्या कम होने से क्या बढ़ गया है, तो ये बेटा छोटी सी जो मैंने वर्किंग की है, दिस इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, लिख लें। जी बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से लिखा जाता है और डेफिनेटली इसका सेकंड इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी है, लेकिन जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी है ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से बताना है। यकीनन इंटरेस्ट एक्सपेंस के डिक्रीज होने से, प्रॉफिट बढ़ने से अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज होने से यकीनन सेकंड इफेक्ट एसेट भी बढ़ेगा।
लेकिन ये इफेक्टिव चेंज इन पॉलिसी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से एक्सप्लेन करना रिक्वायर्ड होता है। जी एनी कंफ्यूजन जी? नोट कर लिया तो प्लीज बता दीजिए। ये लास्ट लाइन में नोट हो गया प्लीज? बेटा सैयद अली अहमद अली, बात तो आपकी बेटा ठीक है, लेकिन ये बात कम से कम 2 हफ्ते पुरानी है। प्लांट अभी कंप्लीट हुआ नहीं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया। तो हेल्प करेगा? मेरे सामने एक सवाल आया, प्लांट कंप्लीट नहीं है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंच गया है। नहीं एक्सट्रैक्ट्स नहीं है यार, खुद दाखिल, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो अगर एक्सट्रैक्ट्स बने हो तो आधा आधा एसेट भी आ जाता है। और बेटा प्लीज जाने दो गुस्सा यार, सवाल क्या है? सवाल मशरिक और मगरिब का आंसर आया यार, प्लीज क्या क्या प्लीज क्या प्लीज। ये शुक्र है अल्लाह का, भाई को तो याद आ गया, कुछ आपको याद आया है सर? किस नाम से एसेट आता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा? रिक्वायरमेंट भी देखें, जज़ाकल्लाह यार अहमद, भी रिक्वायरमेंट पढ़े। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income extracts for the year ended 31st December 2003 with the comparatives, हेडिंग लिखेंगे आगे। ये पढ़ाई इतनी टफ क्यों है यार? लिखते लिखते हेडिंग लिखते सोचा करो। कुछ सोच के जरा मुझे आंसर दे सकता है 2+2? क्योंकि ये सीए की क्लास में सवाल हुआ है, इसलिए आंसर यकीनन 4 के अलावा कोई होगा। और बेस्ट तो इस सवाल का जवाब ये है कि आंसर बनता नहीं है। ये क्वेश्चन भी साइलेंट है, देयरफॉर असूलन जवाब वही होना चाहिए जो साइलेंट जवाब होते हैं। हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तंग करने की कोशिश हो रही है। पढ़ाई मुश्किल क्यों है यार? जी सर, बोर्ड पे देखना मेरे ख्याल आसान है। क्या बनाना चाह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। ब्रैकेट पढ़े जो रिक्वायरमेंट थी, क्या कंपैरेटिव के साथ बनाना चाह रहे हैं? तो करंट ईयर कौन सा है, कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? अपना जरा क्वेश्चन देखें, क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कोई कंपैरेटिव फॉर्म में गिवन है? कितने कंपैरेटिव दिए हुए? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक ही साल कंपैरेटिव है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2 साल कंपैरेटिव गिवन थे, उसकी बहस मैं अलग करता हूँ। एक ही कंपैरेटिव इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सवाल में एक ही कंपैरेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। परेशान ना होइएगा, हम जब रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त कितने कंपैरेटिव एग्जामिनर के लिए काफी होते हैं वो इंशाल्लाह मैं खुद डिस्कस करूंगा। फिलहाल जरा हमने डेप्थ में जाना है, तो जहां जहां तक कंपैरेटिव हो सकेगा सारी बहस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन कौन सा साल ही कंपैरेटिव में अवेलेबल है। तरीका बेटा ये होता है कि इन क्वेश्चंस में अगर आपने पॉलिसी चेंज या आगे जाके जो चीजें आएंगी उनका इफेक्ट लेना हो, तो जो गिवन फिगर्स हैं वो सामने रखें और जो एडजस्टमेंट आपकी है उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। मतलब इस बात का ये है कि अपने सामने जरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द क्वेश्चन सामने रखें। एडजस्टमेंट हम क्या करना चाह रहे हैं ये सबको पता है इस वक्त। क्या करना चाह रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करना चाह रहे हैं और एसेट बढ़ाना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आप कम करेंगे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ने से रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगी। मेन काम हमारा एक्सपेंस कम करना है और एसेट को बढ़ाना है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं।
इसलिए यहाँ हमारा फोकस एक्सपेंस को कम करने पे होना चाहिए। कौन सा एक्सपेंस हमने कम करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कम करना है। कंसंट्रेट जरा फुल ही कर दीजिएगा मेरी तरफ देख कर जरा। आइडियल बेटा यही है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरी बनाई जाए और एग्जैक्टली जहां करेक्शन रिक्वायर्ड है वहां की जाए। मतलब सेल्स लिखी जाए और उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। आगे कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एडमन, सेलिंग वगैरह वगैरह एग्जैक्टली फाइनेंशियल चार्जेस पे पहुंचा जाए। फाइनेंशियल चार्जेस का वर्ड पता? इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल चार्जेस। वहां पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसे रिस्पेक्टिव ईयर्स में जितना जितना है उसे कम कर दिया जाए। अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर पे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा और वही ज्यादा प्रॉफिट फिर रिटेन अर्निंग्स में पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन की लिमिटेशन ये है, क्वेश्चन देखें जरा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट सिर्फ प्रॉफिट ही दिया हुआ है और पूरी डिटेल ऑफ फ्रॉम सेल अप टू फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर पूरी इंफॉर्मेशन होती तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कहाँ चेंज आना चाहिए था? इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस में चेंज आना चाहिए था, लेकिन मजबूरन वो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम प्रॉफिट ही को डायरेक्टली ठीक कर लेंगे। कहां से शुरू करें? जहां से पॉसिबल है। असूलन पूरी स्टेटमेंट बनाएं, लेकिन अगर पूरी ना बना सकें तो जहां से डाटा अवेलेबल हो वहां से फिर वर्किंग स्टार्ट कर लिया करेंगे। इस क्वेश्चन में काइंडली बताएं कहां से वर्किंग स्टार्ट करो। पहले देखा करें, आराम से समझा करें और देन लिख आप ही के लिए रहा हूं। कहां से क्यों स्टार्ट करना पड़ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर से ही स्टार्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उससे पीछे डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि इस प्रॉफिट फॉर द ईयर में फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा होगा। हमने एडजस्टमेंट प्रोस्पेक्टिवली फाइनली करनी है या रेट्रोस्पेक्टिवली करनी है? रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? लेकिन बेटा इसका मतलब सिंपली वो नहीं होता। अगर मेरे वर्ड से आप गलत तरफ गए हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या सारी एडजस्टमेंट ही पिछले साल में करनी है? जो एडजस्टमेंट करंट ईयर में है वो करंट ईयर में करेंगे, जो फ्यूचर ईयर्स में है वो फ्यूचर में ही करेंगे। हाँ, जो पिछले सालों की एडजस्टमेंट्स हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करनी है। कैसे? हाउ टू डू इट? प्लीज काइंडली पहले गौर से देखिएगा जरा। 2002 का प्रॉफिट बताएं प्लीज। 2002 का प्रॉफिट बताएं। 3,80,000। 2002 में अपनी कोई करेक्शन ढूंढ के बताएं। क्या 2002 के प्रॉफिट्स में कोई करेक्शन होनी है? 2002 का इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढें। क्या प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं या एज ऑन होते हैं? तो 2002 के प्रॉफिट में 17,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ होगा। क्या उसकी वजह से ये प्रॉफिट कम हो गया होगा? मैं क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? यार इंटरेस्ट एक्सपेंस कम करना है यार, उसको कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कंसंट्रेट प्लीज, और अभी करना है। किस साल की करेक्शन मैंने किस साल में की है? प्रोस्पेक्टिवली कर रहा हूं या रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहा हूं? 3,97,000 अब रिवाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा 2002 का। 1 मिनट रुक जाइएगा यार, क्वेश्चन का डाटा देख के बताएं इस वक्त हम किस साल में हैं। 2003 में है। 2003 करंट ईयर है, पिछले साल गुजर चुके हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का बेटा ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमको टाइम मशीन ऑन करके पिछले सालों में पहुंच जाएंगे। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम 2003 में हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि करनी एडजस्टमेंट पिछले सालों में है। कंसंट्रेट, हम 2003 में ही खड़े होके पिछले सालों की एडजस्टमेंट 2003 की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं। ये क्या कही जा रहा हूं? हम किस साल में इस वक्त हैं? लेकिन 2003 की में 2003 की करेक्शंस भी करनी है
और 2003 में ही खड़े होके पिछले साल भी ठीक करने। मतलब मेरी इस बात का ये है कि 2003 में 2002 की कंपैरेटिव फिगर क्या आ रही है, 3,80,000 आ रही थी, मैंने इसको कितना कर दिया है। एक सेकंड के लिए आप जरा शेयर होल्डर बने इस कंपनी के, किन सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के पब्लिश होके आपके पास भी आ चुकी होंगी। 2003 से पिछले जितने साल होंगे उन सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होके आपके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे पहुंच गई होंगी 21 दिन पहले, एजीएम से 21 दिन पहले, हर साल की एजीएम से 21 दिन पहले। तो याद आ जाएगा सर। अब 2002 की ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके पास पिछले साल पहुंची होंगी, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2002 का प्रॉफिट क्या नजर आ रहा होगा, 3,80,000। तब ये नहीं हो सकता कि हम सारे शेयर होल्डर से कहें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस भेजें, 2001 की भी वापस भेजें, हम दोबारा भेजेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होके चली गई हैं वो एज इट इज वैसी ही रहेंगी, लेकिन 2003 में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम 2003 की अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करके शेयर होल्डर्स को भेजेंगे उसमें पिछले सालों की करेक्शंस भी कंपैरेटिव ईयर्स में करके भेजेंगे। हम किस साल में हैं और किस साल में खड़े होके किस साल के साथ साथ किन सालों की भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 2003 में ही खड़े होके 2003 के साथ साथ पिछले सालों की भी करेक्शन करेंगे अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। प्रॉब्लम लेकिन आखिरी ये होगा कि 2002 की आपके पास ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3,80,000 प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आपके पास दोबारा पहुंचेंगी, सॉरी जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2003 की जब आपके पास फर्स्ट टाइम पहुंचेंगी तो आपकी जब नजर 2002 के प्रॉफिट पे पड़ेगी तो कितने की बजाय ये कितना नजर आ रहा होगा। देयरफॉर फिर आप एज अ शेयर होल्डर परेशान हो सकते हैं कि हमारी कंपनी के अकाउंटेंट्स की भी समझ नहीं आती है। कभी ये कहते हैं 2002 का प्रॉफिट 3,80,000 है, अब कहना शुरू हो गए हैं कि 2002 का प्रॉफिट 3,97,000 3,97,000 हो गया है। देयरफॉर हम अकाउंटेंट्स शेयर होल्डर्स को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। हम पहला काम ये करेंगे कि 2003 में खड़े होके कंपैरेटिव ईयर के ऊपर रीस्टेटेड वर्ड लिखेंगे, लेकिन रीस्टेटेड वर्ड लिखने से शेयर होल्डर्स को पूरी बात समझ नहीं आएगी। देयरफॉर इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद हम नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले सफे पे भी 2003 में पहुंच जाएंगे और शेयर होल्डर्स को फिर बताएंगे कि 2003 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें पिछले सालों में करेक्शन करनी पड़ गई है। वैसे आपको क्वेश्चन देख के पता है कि आखिर 2003 में आखिर ऐसा क्या हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, आखिर क्या हुआ। स्टैंडर्ड बदला, IAS 23 बदला और उसने बदल के क्या कहा कि बोरिंग कॉस्ट को अब एक्सपेंस आउट नहीं होना, कैपिटलाइज होना है। तो इंशाल्लाह अभी हम नोट्स में भी जाएंगे और नोट्स में जाके शेयर होल्डर्स को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन भी करेंगे। किसी को ये नोट्स याद आए हैं, कभी किसी और टॉपिक में आप नोट्स में गए हैं, उस टॉपिक का कोई नाम ही बता दे। IAS 16 नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इंशाल्लाह IAS 8 में भी नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पॉलिसी चेंज के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। किन सालों के ऊपर मैंने रीस्टेटेड लिखा करना है, कुछ पता चला। एक सेकंड 2003 पे आए जरा, क्या 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास जा चुकी हैं। वो तो हम अभी फाइनल कर रहे हैं, तो 2003 की फिगर्स तो इंशाल्लाह हम ठीक करके ही भेजेंगे, लेकिन पिछले सालों की फिगर्स हम रिवाइज अगर कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को टेंशन से बचाने के लिए पहला काम कि हम कंपैरेटिव्स के साथ रीस्टेटेड वर्ड लिखा करेंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। 2002 की करेक्शन किस साल में मैंने की है, 2002 में ही की है, 3 में खड़े होके 2002 की फिगर्स में ही की है। 2003 में खड़े होके 2002 की करेक्शन 2002 के प्रॉफिट्स में ही हुई है। एक आखिरी चीज, 2003 का प्रॉफिट बताएं। 2003 का प्रॉफिट बताएं। क्या ये भी कैलकुलेट हो चुका है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
और क्या पॉलिसी चेंज का इफेक्ट अभी हमने लेना है? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर? 4,55,000। 2003 में भी कोई करेक्शन रहती है? कितने की रहती है? तो 3 की करेक्शन 3 में, प्लीज 3 की करेक्शन 3 में, 2 की करेक्शन 2002 की फिगर्स में, और यकीनन एक करेक्शन अभी कहाँ की रहती है? 2001 वाली रहती है। वो कैसे होनी है, कहाँ होनी, मैं अभी इंशाल्लाह बताता हूँ। फिलहाल मैंने 3 की करेक्शन 2003 के प्रॉफिट्स में और 2002 की करेक्शन 2002 के प्रॉफिट में होपफुली कर दी है। किस साल खड़े होके, किस साल और किस साल में की है? 2003 में खड़े होके 3 और 2 की फिगर्स में चेंज किया है। इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि मैंने 2003 में ही खड़े होके 2001 में भी पहुंच जाना है। यहां तक फिगर्स नोट कर लीजिए। यकीनन अभी किस साल की करेक्शन रहती है? प्लस क्लियर हो गया? प्लस प्लस करी जा रहा हूं। क्या कम हुआ, क्या बढ़ गया? जी होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर यार। तो चीजें जरा नहीं अगर हो तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर उन्हें पेशेंस से सुन के पहले समझ लिया जाए तो होपफुली लिखते हुए कोई टेंशन नहीं होती। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड खास तौर पे जो स्टूडेंट्स एंड में बैठे हुए हैं, एनी कंफ्यूजन इन्वॉल्व रहा करें यार। कभी कभी आप से मैं स्पेसिफिकली पूछ तो लेता हूँ, लेकिन होपफुली आप नोट करते होंगे कि मैं देखता अक्सर आपकी तरफ ही हूँ, या नहीं? अगर ऐसे महसूस नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं आइंदा पूरी कोशिश करूंगा तो आपको ऐसे ही महसूस हो कि मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ ही है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है, रेडी सारे? भाई ने एक आया, प्रॉफिट अगर पिछले सालों के चेंज होंगे तो पिछले सालों का फिर डिविडेंड भी रिवाइज होगा। सवाल में वजन है, वजन है, वजन है। बिल्कुल बात सही है। अब बेटा ये तो मुमकिन नहीं रहेगा कि 2002 में दोबारा जाके डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। पिछले सालों में अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकेगा, किस साल ही पिछले सालों से रिलेटेड भी दिया जा सकता है। 2003 में ही पिछले सालों का भी अगर प्रॉफिट बढ़ गया है तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स को देख के डिसीजन लिया जा सकता है। जी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने? अब ये लिख रहे थे, जस्ट एक मिनट जरा दोबारा जरा चीजें जरा सेट हो जाए। हाँ से चलो। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज का जरा इशू हुआ था। इस वक्त आवाज आ रही है? जी आप लोगों ने वर्किंग लिख ली थी प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये बेटा हमाद आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग डिविडेंड, वो मेरे ख्याल उस वक्त शायद आप तक आवाज नहीं आ रही थी।
पिछले सालों में अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं तो पिछले सालों के प्रॉफिट्स पे, अब पिछले सालों में तो दोबारा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। करंट ईयर में अगर मैनेजमेंट महसूस करे कि पिछले सालों के प्रॉफिट्स एडजस्ट होने से अब रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज आ गया, तो देयर फॉर मैनेजमेंट अब करंट ईयर में डिविडेंड फर्दर भी पिछले सालों का प्रॉफिट ज़हन में रख के डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है प्लीज। जी बड़ा खुबैब, जिस तरह के समटाइम्स आप क्वेश्चंस करते हैं, वैसे तो ये अच्छा है अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन समटाइम्स आपके क्वेश्चंस मुझे इस एंगल से मजबूर जरूर करते हैं कि मैं बाकियों से भी कंफर्म जरूर कर लूं। भाई ने पूछा ये कि मैं कुछ कॉमास लगाता हूँ। नहीं, आप नोट कर रहे होंगे तो मैं कॉमा लगाई जा रहा हूँ, पिछले मेरा 2 महीने हो गए मुझे। आप लोगों को भी पता है ये कॉमा मैं कैसे लगाता हूँ, मैं थाउजेंड्स में कॉमास लगा रहा हूँ। नहीं मतलब आप किसी और तरह यूज टू हैं। नंबर 1 कि आप कॉमास लगाते नहीं हैं, नंबर 2 आप कॉमास किसी और तरीके से लगाते हैं। नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई ने कहा कॉमा लगाने से टाइम वेस्ट होता है। आई होप कि खुबैब आपको महसूस हो रहा था कि क्लास काफी बोरिंग सी हो गई है, तो कोई ना कोई ऐसा सवाल उठाया जाए, अल्लाह करे आप इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछने की कोई खास वजह ना हो। जी मैं कामरान साहब हरगिज ये नहीं कह रहा कि डिविडेंड कंपलसरी है। डिविडेंड डेफिनेटली देते हुए 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 प्रॉफिट भी देखा जाता है और फिर कैश भी देखा जाता है, तो फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर डिविडेंड डिक्लेयर होना है तो देन मैनेजमेंट फिर एक रिवाइज डिसीजन लेगी, अब 2003 में ही ले सकेगी। जी बेटा, अगर नहीं आपने क्वेश्चन अगर पूछा है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं हर लेफ्ट साइड से, आपकी राइट साइड होगी शायद, राइट से लेफ्ट आते हुए, राइट से लेफ्ट आते हुए 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा रहा होता हूँ, तो प्लीज जरूर लगाएं। मेरा ख्याल है कि इतना भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जितना टाइम हमने मेरे ख्याल इसको डिस्कस करने में वेस्ट किया है, उससे कम टाइम शायद इसे लगाने में वेस्ट होता है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट की बेटा वही एंट्री होगी जो ऊपर आपने लिखी है यार। इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और प्लान डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, प्लान डेबिट हो रहा है। चलें सर रिक्वायरमेंट सी की तरफ आएंगे। ये रिक्वायरमेंट 2 में बेटा क्या किया, जरा एक सेकंड देख के बताएंगे जरा काइंडली, क्या ठीक कर लिया हमने, किस किस सालों की करेक्शन होगी है, किस साल की करेक्शन होगी। सी पे आएंगे जरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2003 विद कंपैरेटिव्स। आए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन क्वेश्चंस में बेहतरीन उसकी एक रिवीजन होनी है। कभी आप लोगों ने वर्ड सुना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? लिखते हुए जरा सोचें, जरा हेडिंग बनाएं, सी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन इसके बाद मेरा ख्याल एक्सट्रैक्ट्स वर्ड आपने पहली दफा सुना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग मैं बताता हूं अभी। एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग वैसे आप बताएं। सारी स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड होती हैं सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। फुली इन्वॉल्व रहा करें, हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वर्ड जहन में ला के मेरी तरफ जरा कंडी देख के बता देंगे इसमें कितने कॉलम होते हैं। आपके क्वेश्चन में जितने इक्विटी के हेड्स होंगे उतने ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम होंगे। इक्विटी के हेड्स जरा गिनवा देंगे। शेयर कैपिटल,
शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, यहीं तक शायद फिलहाल हमें पता है। और अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो टोटल का कॉलम भी होगा। अपना सवाल देखें, अपने सवाल में इक्विटी के हेड्स बताएं, एक ही है, एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो हम भी मजबूरन सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का ही कॉलम बना लेंगे। पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं मांगी हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ एक ही कॉलम रिटेन्ड अर्निंग्स का होगा। इसका मतलब ये भी हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, शेयर कैपिटल प्रीमियम उसने ना बताया है ना हम बना सकेंगे, और क्योंकि एक ही कॉलम बनाएंगे कौन सा वाला, इसलिए टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं रहेगी। अगर एक ही कॉलम है तो फिर टोटल भी वही होगा जो उस कॉलम के अंदर है। सिर्फ कौन सा कॉलम बना रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इंफॉर्मेशन ही सवाल में नहीं। बनाए जी कॉलम। ये जो अगले 2-3 दिन आने हैं, इन दिनों में चेंजेस इन इक्विटी, बोरिंग कॉस्ट आई गई है, रिवैल्यूएशन, ये फुल फ्लैज दोबारा आना है। और आपने अगर इन्वॉल्व रहे तो इंशाल्लाह रिवीजन के साथ साथ बहुत सी नई बातें भी आपके सामने आनी है। दोबारा सी रिक्वायरमेंट देखें, चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट्स तो कह रहा है, लेकिन ब्रैकेट में जाएं, कंपैरेटिव मांग रहा है। बाय डिफॉल्ट आप एक ही साल कंपैरेटिव रखें जहन में, बाकी अगर कभी कोई एक्स्ट्रा बनाना हो तो मैं इंशाल्लाह आपसे खुद ही रिक्वेस्ट करके बनवा लूंगा। कुछ ना बताऊं तो आप कितने कंपैरेटिव ईयर्स डिस्क्लोज करेंगे, पिछला एक कंपैरेटिव ईयर डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कंपैरेटिव बनाने का तरीका जरा रिवाइज करवा दें। किस साल के एंड पे खड़े हैं हम, करंट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। 1 जनवरी 2003 कंपैरेटिव ईयर, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, कंपैरेटिव ईयर 2002 है और कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग 1 जनवरी 2002 से स्टार्ट होगा। तो चेंजेस इन इक्विटी में पहले कंपैरेटिव ईयर आएगा और बाद में करंट ईयर आएगा। स्टार्ट करवाएं, कहां से स्टार्ट करूं, बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन, वर्ड याद आ गए हैं, लागे आ गए हैं। बैलेंस का बी लिखे अपने हाथ से, बगैर बोर्ड से देख के लिखें, बैलेंस का बी कैपिटल लिखें। बैलेंस एज ऑन, बोल दें बोल दें बोल दें, 1 जनवरी 2002, पहले इसको एंड करेंगे 31 दिसंबर 2002 पे, और फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह एंड करेंगे 31 दिसंबर 2003 पे। ढूंढे डाटा को, ढूंढे। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जी सवाल में 1,20,000 वाली, ये किस दिन की फिगर है, जी 120 पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये 1 जनवरी 2002 या इन अदर वर्ड 31 दिसंबर 2001 की फिगर है। एक का क्लोजिंग 2001 के स्टार्ट पे, सॉरी 2002 के स्टार्ट पे ओपनिंग बना हुआ नजर आ रहा है। फुल कंसंट्रेशन से अकाउंटेंट बन के बोर्ड पे इस 1,20,000 को गौर से देखें। इसके साथ एक डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2002। डेफिनेटली इट इज द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2001। और गौर से अकाउंटेंट बन के से अगर आप देखेंगे तो क्या आपको इसमें 2002 का प्रॉफिट नजर आ रहा है? इतने अकाउंटेंट नहीं बनना, इतने भी नहीं बनना। क्या इसके अंदर आपको 2002-03 का प्रॉफिट नजर आ रहा है? लेकिन क्या आपको 2001 तक का, सिर्फ एक का नहीं, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स नजर आना शुरू हो गए हैं? रिपीट कर दें, कब से कब तक? अब अपना क्वेश्चन देखें, क्या हमारी 2001 के प्रॉफिट्स में भी कोई एडजस्टमेंट है? तो 2001 की प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स तो अलग नहीं दी हुई, या दी हुई है? सिर्फ 2002 के प्रॉफिट लॉस की फिगर्स दी हुई थी। तो 2001 वाली जो एडजस्टमेंट है उसे रेट्रोस्पेक्टिवली अगर करना है
तो 2001 का प्रॉफिट मौजूद कहाँ है? क्या 1,20,000 के अंदर मौजूद नजर आ रहा है? क्या उसके अंदर मौजूद नजर आ रहा है? तो तरीका बेटा ये होता है, कंसिडरेशन सुनिए फाइनल वर्ड्स। करंट ईयर की एडजस्टमेंट करंट ईयर में, कंपैरेटिव ईयर की अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो कंपैरेटिव ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपैरेटिव ईयर की एडजस्टमेंट, और कंपैरेटिव ईयर से अगर पिछले साल हो, व्हाट इज द करंट ईयर, व्हाट इज द कंपैरेटिव ईयर? 2002, और 2001 इज पिछले साल ऑफ कंपैरेटिव ईयर्स। 3 की कलेक्शन मैंने 3 के प्रॉफिट में की है, ढूंढ रहा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। 2 की एडजस्टमेंट 2 में की है, और 1 वाली एडजस्टमेंट 1 में होनी है, 1 के प्रॉफिट्स में होनी है। तो 1 के प्रॉफिट्स अलग नहीं दिए हुए, कहाँ मौजूद होंगे? इस 1,20,000 में मौजूद होंगे। यहां तक सब साथ है? तो करंट ईयर में, पिछला कंपैरेटिव ईयर में, और कंपैरेटिव ईयर से जितने पिछले साल हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन का डाटा दोबारा देखें, अगर हमारे इस क्वेश्चन में बताया होता तो कोई 2000 का भी इंटरेस्ट है, 2000 वाले ईयर का भी इंटरेस्ट है, 1999 का भी कोई है, 98 का भी है, इन अदर वर्ड्स किन पिछले सालों का? 2002 से पिछले सालों का, कहां से कहां तक? बिजनेस के स्टार्टिंग डेट से लेके 2001 तक की एडजस्टमेंट 1,20,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर हो सकती है, क्योंकि इसमें पिछले सारे सालों के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे अप टू 31 दिसंबर 2001 तक के। तो क्या 1 में हमारी कोई करेक्शन है? अगर उससे पिछले सालों में भी कोई करेक्शन होती तो इसी फिगर में होनी थी। तरीका ये होता है कि अगर कंपैरेटिव से पिछले सालों में कोई एडजस्टमेंट हो तो जब आप ओपनिंग लिख देंगे, कंसंट्रेट प्लीज, तो उसके फौरन बाद याद आना चाहिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। किन सालों की चेंजेस आप ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 2002 में कर रहे हैं? 2001 या उससे पुरानी अगर कोई चेंजेस हैं तो यहां होंगी। ढूंढने की तरह कितनी चेंजेस हैं? अगर इस 15,000 के अलावा कोई पिछले और सालों की एडजस्टमेंट भी होती तो वो भी इसी में करते। 15,000 से होना क्या है? प्रॉफिट बढ़ना है, कम होना है? एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिससे प्रॉफिट बढ़ के रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा? क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा? प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर करनी पकड़े, 120 + 15 करें, 135 क्या है? मुझसे सुनना है, प्लीज प्लीज मुझसे सुनना है। ये 135,000 क्या है? ये बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2002 ही है, लेकिन क्या ये हमने कोई रीस्टेट किया है? शेयर होल्डर दोबारा बने, पिछले साल की जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वगैरह गई होंगी तो आपको 2001 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस, 2001 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कितना मिला होगा। लेकिन अब हम कितना कर रहे हैं? तो ये फिगर हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए रीस्टेटेड मैंने वर्ड लिखा है। रीस्टेटेड में वर्ड बार बार कहाँ लिखता जाऊंगा? जहां पिछले सालों की फिगर्स चेंज हो रही हैं, जहां पिछले सालों की फिगर्स चेंज हो रही हैं हम लिखना चाह रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो सकती है। आखिरी मेरे वर्ड सुने, अगर ये पॉलिसी चेंज हमें ना करनी पड़ती और पिछले सालों में पॉलिसी वही होती जो अब है, क्या कहा मैंने? अगर पिछले सालों में भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही हो रही होती और अदर देन एक्सपेंस रिकॉर्ड होने के, तो जहां 1,20,000 आ रहा है वहां 1,35,000 ही होता। लेकिन आ क्या रहा है? लेकिन होना अब क्या चाहिए? अब मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? मैंने सेम डेट दोबारा लिखी है, 1 जनवरी 2002 ही मैंने दोबारा लिखा है। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस इन 120 एंड 135? वो ओरिजिनल फिगर है, और ये अब चेंज पॉलिसी के बाद रीस्टेटेड रिवाइज्ड फिगर आ गई है। ये किस दिन का ही बैलेंस है, लेकिन अब ये रिवाइज्ड बैलेंस है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन
पॉलिसी। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि जिस साल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसे वहीं पे किया जाए जहां उस सालों के प्रॉफिट आ रहे हैं। 3 की करेक्शन आपने कहां करवाई? 3 में 2 की कहां करवाई? और 1 की करेक्शन हमने कहां की? जहां 1 का प्रॉफिट मौजूद है। डन हो गया? प्लीज आपके लिए लिखा है, प्लीज नोट कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ रहे मेरे। हमने लिख लिया है, देयरफॉर साथ वाले से बहस शुरू हो गई। हम फारिग हैं, देयरफॉर आइडियल टाइम बना हुआ है। अगर 2000 या उससे पहले की कोई एडजस्टमेंट होती सर तो फिर क्या करते? कहां ही एडजस्टमेंट हो सकती है? इसी 1,20,000 में हो सकती है। इस 1,20,000 में जब से बिजनेस शुरू हुआ है वहां से लेके 2002 की क्यों नहीं? 2 का प्रॉफिट तो इसमें नहीं है। तो जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा होगा, तो हम वो सारी करेक्शन इसमें कर सकते हैं। ठीक है बेटा अब्दुल्ला, सॉरी अब्दुल रहमान शायद। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? ये एडजस्टमेंट किस वक्त याद आनी चाहिए? जैसे ही आप ओपनिंग लिखें तो हर क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि क्या ओपनिंग रीस्टेट करने की जरूरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपना सवाल देखें जरा, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2003 और 2 का डाटा दिया होता तो 3 करंट ईयर में, 2 कंपैरेटिव ईयर में, और पिछले सालों में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही फिगर 120 रीस्टेटेड मींस फाइनल फिगर भी यही होती है। हमें किसी लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। एनी कंफ्यूजन फाइनली? चले आप चेंजेस इक्विटी काइंडली ज़हन में लाएं और यहां से ऑनवर्ड्स कंप्लीट करवाएं जरा। ये क्या फाइनल हो गया? क्या फाइनल हो गया सर? नेक्स्ट हेडिंग सोच के बताएं क्या होनी चाहिए। अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा प्लीज देखें। 2002 का प्रॉफिट अब यहाँ आना चाहिए, पहले 3 का या 2 का? प्लीज तरतीब से रखें। किस साल का प्रॉफिट? रीस्टेटेड प्रॉफिट आएगा। आप कहाँ देख रहे हैं, सवाल में देख रहे हैं या अपने आंसर में देख रहे हैं? व्हाट इज द रीस्टेटेड प्रॉफिट ऑफ 2002? 397,000। रीस्टेटेड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पहले 380 था, अब चेंज फिगर आ रही है। नेक्स्ट कैलकुलेटर पकड़ें, डिविडेंड्स नहीं है, क्या आप निकाल लेंगे? टोटल नहीं बेटा प्लीज, टोटल नहीं। बैलेंस एज ऑन, डेट बताएं। क्या भी लिख सकते हैं और क्या भी लिख सकते हैं, प्लीज हिम्मत करो जवाना, हिम्मत। 31 दिसंबर 2002 भी लिख सकते हैं, और 1 जनवरी 2003 भी लिख सकते हैं। क्या इसके साथ रीस्टेटेड लिखूं? इसके साथ रीस्टेटेड लिखूं? किन फिगर्स के साथ रीस्टेटेड लिखना चाह रहा हूं? जो पिछले सालों में कुछ और हैं और इस साल कुछ और होके जा रही हैं। ओरिजिनली सवाल में ढूंढें 2002 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी भेजी थी? कितनी भेजी थी? अब कितनी जा रही हैं? 5,32,000 जा रही हैं। तो ये रीस्टेटेड वर्ड वहां वहां आना है जहां जहां पिछली फिगर्स को हम रीस्टेट करते जा रहे हैं। चलो आगे, किस साल का प्रॉफिट मुझे लिखवाने लगे हैं आप? प्लीज अब किस साल का लिखवाने लगे हैं? 2003 का प्रॉफिट बताएं। कहां देख के बता रहे हैं? नो क्वेश्चन यार, कम ऑन क्वेश्चन प्लीज। कहां देख के बता रहे हैं? अपनी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम 464,000 डन है सर। इसके साथ रीस्टेटेड लिखवाएं। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? क्या ये फर्स्ट ईयर फिगर्स जाएंगी? और बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2003 के साथ रीस्टेटेड क्यों नहीं लिखवाएंगे आप?
ये करंट ईयर में ही क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर होल्डर्स तक पहुंचनी है। तो व्हाट इज द आंसर फाइनली? 9,96,000। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्किंग? आई होप कि सिर्फ लिखने पे फोकस आपने नहीं रखा है, रिवाइज करते नजर आए मेरे साथ। मेरे सामने जरा सारी फिगर्स कहाँ कहाँ से आई हैं। 120 कहाँ से उठाया है? सवाल से उठाया है, बिल्कुल सही है, सवाल से उठाया है। फिर क्या याद आया है कि 120 में जो 2001 का प्रॉफिट है उसमें करेक्शन होनी है। 15,000 कहाँ से उठाया? सवाल से उठाया। एक्सपेंस तो कम हो रहा था, आपने जमा क्यों करवाया? प्रॉफिट बढ़ रहा था, रीस्टेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग आ गया। फिर बेटा क्योंकि हम प्रॉफिट्स को ठीक कर चुके हैं, तो अब ये वंस अगेन के गलत प्रॉफिट उठाएं और बाद में ठीक करें वो मुनासिब नहीं है। कहाँ से फिगर्स प्रॉफिट की आई हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने रिवाइज की है उसमें से फिगर्स आई हैं। ओरिजिनल एक सेकंड काइंडली जरा इंडिविजुअली भी देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बताएं। और टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बचा हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी करके जाएंगे। तो अपने आप को मेंटली प्लीज बैठा लें। ये वैसे मैं एक अजीब सी बात कई दिनों से करी जा रहा हूँ, क्या मेंटली उठा भी जा सकता है? यस सर, हम उठे हुए मेंटली उठना ज्यादा खतरनाक काम है। अगर आप खड़े होकर पढ़ना चाहें वो इशू नहीं है, लेकिन अगर मेंटली बैठे हो तो खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। ये आखिरी जब 25-30 मिनट होते हैं इसमें जरा जम के टेक लगा के आराम से बैठा करें ताकि गलती से भी ना उठ जाए। जी सर। सर ये मुश्किल सवाल है, इंशाल्लाह कल बात करेंगे नहीं मतलब सही बात है, मुझे समझ भी नहीं आया, तो मैंने कहा बच्चों का ऐसे टाइम वेस्ट होगा, पहले मुझे सजा मिली हुई है। ये कॉस की क्लास में भी शायद बात हुई थी, ये बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि जब मैं फजूल में क्लास में बातें कर करके टाइम वेस्ट करता हूँ, ये टाइम एक्यूमुलेट करके मुझे खड़े होने की सजा मिले। तो पहले ही जरा मुझे लग रहा है कि टाइम काफी एक्यूमुलेट हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये बात अकेले में कर लेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? अगर रिवाइज करने का नाम यही है कि कुछ नहीं करना, तो डी रिक्वायरमेंट की हेडिंग पढ़े। ये घर भी ऐसे रिवाइज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से ही इधर पहुंचा हूं जिधर आप बैठे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जमाना बदल गया है यार। हम लोग तो नहीं पढ़ते थे, मुझे लग रहा है कि जमाना चेंज हो गया है। डी रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 December 2013 विद कंपैरेटिव्स। जाते जाते अगर ये रिक्वायरमेंट हम सही उठ के गए तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि आज वाकई क्लास का मजा आया। तो या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि बच्चे जो क्लास में से बोर हो रहे हैं इतनी देर से, कम से कम आखिरी 10 मिनट तो एंजॉय करके काउंटिंग कर जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 December 2003। यकीनन अभी अगर किसी क्वेश्चन में कंपैरेटिव मांगा हो तो आप कितने साल कंपैरेटिव बनाएंगे, लेकिन बेटा मैंने जरा बात थोड़ी सी डिटेल में करनी है, इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए 2001 भी कंपैरेटिव लिखना चाह रहा हूं। हम नहीं लिखा करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यहाँ मैंने बात जरा इसलिए करनी है 2001 की ताकि जरा तरतीब से आपके सामने एक स्टोरी आ जाए। डन है सर? डन है सर? अगर यहां तक आप लिख लेंगे तो फिर लिखने की बहस खत्म हो जाएगी। आपके सामने अब सिर्फ क्वेश्चन का डाटा होना चाहिए और एडजस्टमेंट ज़हन में होनी चाहिए। हम बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस की बजाय कैपिटलाइज अगर करेंगे तो क्या हमारे एसेट की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट आएगा सर?
क्वेश्चन का डाटा प्लीज देखें। नॉन करंट एसेट्स में कोई प्लांट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज नजर आ रहा है? हम अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड भी लगा लेते हैं। हम आराम से लगा लेंगे। अभी हम सिर्फ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड देखा हुआ बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ देखेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस मैंने क्यों कहा इसे? अब आने हाउ टू थिंक अबाउट द फिगर्स। कंपैरेटिव ईयर्स इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि शायद पहले 2001 की एडजस्टमेंट होगी, फिर 2 की, फिर 3 की। लिखना अपोजिट वे से है, पहले करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, लेकिन समझने के लिए जरा आसान रहेगा। तो अपने क्वेश्चन में 2001 की प्लांट की फिगर ढूंढना है। 3 लाख। 3 लाख के अंदर बोरिंग कॉस्ट पहले ही कैपिटलाइज्ड है? हरगिज नहीं। 2001 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की फिगर ढूंढना है। 3 लाख गिवन फिगर है। 2001 में कितनी करेक्शन होनी है? 15,000। प्लस होना है या माइनस होना है? प्लस होना है, माइनस होना है? इट मींस रिवाइज फिगर अगर लिखेंगे 2001 में तो वो 3,15,000 होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखूंगा या किन फिगर्स पे रीस्टेटेड लिखता हूं? कंपैरेटिव ईयर्स पे रीस्टेटेड लिख रहा हूं। एनी कंफ्यूजन इन दिस 3,15,000? एनी कंफ्यूजन इन दिस 3,15,000? अब काइंडली बेटा प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रही है आज के सवालों की, आज के सवाल की। 2002 में प्लांट की फिगर बताएं। दो 2002 में प्लांट की फिगर 4,50,000 को अब हम अकाउंटेंट बन के गौर से देख के एनालाइज करना शुरू करने लगे हैं। सब मेरे साथ रेडी हैं? सबसे पहले बेटा ये जो 4,50,000 है ये एज ऑन प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये सबको पता है सर? क्या आपको पता है ये 4,50,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको बनाते हुए 3 लाख की फिगर को ब्रॉड डाउन बना के 4,50,000 कैलकुलेट किया होगा। और क्या आपको ये भी पता है कि 2003 में 4,50,000 को ब्रॉड डाउन उठा के 4,50,000 को ब्रॉड डाउन उठा के 5 लाख बनाया गया होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, एज ऑन होती है, क्लोजिंग डेट पे बनती है और क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठाए जाते हैं। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। दोबारा अपना सवाल देखें, 4,50,000 गौर से देखें, एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखें। मैंने 2001 की फिगर कितनी कर दी है? तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो 4,50,000 की फिगर है ये 3,15,000 ब्रॉड डाउन से बनी है। क्या ये कन्फर्म है कि 4,50,000 बनाते हुए 3 लाख को ब्रॉड डाउन बनाया गया है? ये एडजस्टमेंट तो हम कर रहे हैं 2003 में खड़े होके पिछले सालों में, पहले तो कैपिटलाइजेशन है ही नहीं। तो देयरफॉर बेटा 4,50,000 का प्रॉब्लम ये है कि इसका ब्रॉड डाउन भी ठीक होना है और फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट भी इसमें होनी है। ये क्या मजाक हो रहा है? जब मैंने प्रॉफिट ठीक किए तो उनमें ये बात क्यों नहीं की है? प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर एज ऑन कम्युलेटिवली कैलकुलेट होती हैं। हद तो ये है कि 2003 की फिगर ढूंढे। जो 5 लाख है ये किस ब्रॉड डाउन से बना है और 4,50,000 किस ब्रॉड डाउन से बना है? तो 2003 में जब करेक्शंस करेंगे ओपनिंग ठीक करने के लिए 2001 की करेक्शन भी करेंगे, 2 की भी करेंगे और 2003 की करेक्शन भी करनी पड़ेगी। ये कम्युलेटिवली एडजस्टमेंट्स क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग बन रहा है। मेरी बात प्लीज एक दोबारा काइंडली। मेरा ख्याल ये है 4,50,000 दोबारा देखें 3,15,000 से बना है। अगर बना होता तो यकीनन सिर्फ किस साल की करेक्शन सफिशिएंट होती?
2002 की करेक्शन सफिशिएंट होती, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, विदाउट कैपिटलाइजिंग 2001, 2, 3 की फिगर्स दे दी हैं। देयरफॉर अब हमें जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है तो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट का वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ फॉर द ईयर फिगर्स दिखा रहा होता है। मैंने क्या समझाया है, अगर मेरी हेल्प कर दें तो मुझे आइडिया हो जाएगा। 2002 में क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, 4,50,000, ये हमने सवाल से उठा लिया है। इसके अंदर ब्रॉड डाउन कितना आ रहा होगा, तो क्या उस 3 लाख को ठीक करने के लिए हमें 15,000 की एडजस्टमेंट करनी होगी, डबल हो जाएगी, पहले भी तो हो गई है। इस 4,50,000 का ब्रॉड डाउन ठीक करने के लिए 15,000 की एडजस्टमेंट डन है सर, और देन फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट काइंडली बता दें प्लीज, कितने से और ऐड करूं, 17,000। ये प्लीज पिछले साल की एडजस्टमेंट करंट ईयर में समझ आ रही है। 2003 में क्या करूं यार, 2003 की फिगर ढूंढें प्लीज। 5 लाख जमा 9,000 करके ब्रैकेट क्लोज कर दें, 15,000, 17,000, ये क्यों करना पड़ रहा है ओपनिंग ठीक करने के लिए, और फॉर द ईयर में 9,000 और ऐड होना है। पेशेंस दिखाएं, पेशेंस दिखाएं, कैलकुलेटर पे देखें जीरो आ रहा है। 2002 की कैलकुलेशन करवाएं, 4,50,000 जमा 15 जमा 17, 4,82,000। इस फिगर के ऊपर ब्रॉड डाउन लिखो, सॉरी रीस्टेटेड लिखो सर, और फाइनली 2003 की फिगर बता दें 5,41,000। इसके ऊपर रीस्टेटेड क्यों नहीं लिख रहा, ये करंट ईयर में पहली दफा फिगर जा रही है। लिखने से पहले प्लीज ब्रैकेट में प्लस समझ आ रहा है, पिछले सालों को क्यों ठीक करना पड़ रहा है, ब्रॉड डाउन को ठीक करने के लिए। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूं। हमेशा की तरह मैं अकेला ही रह गया हूं पिछले 15-20 मिनट से। ये क्लास सामने नजर तो आ रही है, लेकिन मेंटली पता नहीं ये कहाँ है। काश हम 5 मिनट पहले फारिग हो गए होते, तो अब हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। प्लीज इंशाल्लाह 2 मिनट और आराम से घर चलते हैं, कंप्लीट करेगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिया प्लीज।